7 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:30 बजे हमास ने इसराइल पे हज़ारों मिसाइल उसके मिलिट्री और सिविल एरिया पे लॉन्च करे। इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल्स को रोक दिया, पर कई मिसाइल्स इसराइल को जाके हिट हो जाती है, जिसमें इसराइल में कई कैजुअलिटीज़ देखने को मिलती है। उसी समय हमास ने कई गनमैन, पैराग्लाइडर्स, बोट्स, मोटरसाइकिल से गाजा बॉर्डर से इसराइल में भेज दिए। इन गनमैन्स ने कई एक्सप्लोसिव प्लांट करे और यहाँ तक कि एक म्यूजिक फेस्टिवल में ओपन फायर कर दी, जिसके अंदर कई सिविलियंस की जान चली जाती है। इन लोगों ने कई लोगों को हॉस्टेज भी बना लिया था और अपने साथ ले गए। लगभग 1400 लोगों की मौत इस अटैक में हो जाती है और करीबन 6700 लोग घायल हो जाते हैं। More than 700 Israelis are now feared dead after unprecedented attacks by Hamas militants. It represents the biggest loss of life in a single day in Israeli history. Thousands of rockets have been launched into Israel from Gaza, and dozens of militants appear to have entered southern Israel. इस अटैक को और समझने के लिए हमको पहले इसराइल और पैलेस्टाइन की हिस्ट्री को समझना होगा। इस सब की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी के अराउंड, जब जूइश लोगों के द्वारा एक ज़ायोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये मूवमेंट में लीड कर रहे थे थियोडोर हेrzl, और ये एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था जो कि जूइश लोगों के लिए एक सेपरेट देश की मांग कर रहा था। उस टाइम जूइश लोगों के खिलाफ यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा एंटी जूइश टाइप का सेंटिमेंट बना हुआ था, जिसकी वजह से इस मूवमेंट की शुरुआत होती है। इस मूवमेंट में लोग पैलेस्टाइन में एक सेपरेट देश की मांग कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद ये ऑटोमन एम्पायर ख़त्म होता है और उसके बाद ये लैंड ब्रिटिशर्स के पास आ जाती है। ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 से पहले दोनों जूस और अरब कंट्रीज़ को प्रॉमिस किया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये लैंड उनको दे दी जाएगी। ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इस लैंड पर जूइश लोगों के लिए एक सेपरेट देश इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसकी वजह से अरब और जूइश कम्युनिटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन और वायलेंस देखने को मिलती है। साल 1947 में यूनाइटेड नेशन एक प्रपोजल करता है कि इस लैंड को 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक अरब कम्युनिटी के लिए और एक जूइश कम्युनिटी के लिए, और जेरूसलम एज एन इंटरनेशनल सिटी रहेगी। इस प्रपोजल को जूइश कम्युनिटी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अरब कम्युनिटी ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। साल 1948 में ब्रिटिश मैंडेट एंड हो जाता है और स्टेट ऑफ इजराइल इस्टेब्लिश होता है। Britain's mandate officially ended and troops returned home. The British commander-in-chief symbolically handed over command of the land to Zionist leaders. David Ben-Gurion stood beneath a portrait of Theodor Herzl and declared, "We hereby declare the establishment of the Jewish state to be known as the State of Israel." The State of Israel was born. The dream had become a reality. ये स्टेट ऑफ इजराइल एक बहुत बड़ी जीत थी ज़ायनिस्ट मूवमेंट के लिए, लेकिन इस इंडिपेंडेंस के एक ही दिन बाद 15 मई 1948 में होती है फर्स्ट अरब इजरायली वॉर। इसराइल के इस्टेब्लिश होने के बाद कई अरब कंट्रीज जैसे इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया जैसे देश इसराइल को इन्वेड करते हैं, लेकिन इसराइल के लोग अपने नए देश को डिफेंड करने में कामयाब हो जाते हैं। साल 1948 में ये वॉर ख़त्म होती है, लेकिन कोई भी पीस ट्रीटी साइन नहीं होती। इंडिपेंडेंस के बाद इसराइल यूएन पार्टीशन प्लान से ज़्यादा टेरिटरी को इन्वेड करता है और इससे कई हज़ारों पैलेस्टाइंस डिस्प्लेस हो जाते हैं या फिर रेफ्यूजीज बन जाते हैं इसराइल या फिर नेबरिंग कंट्रीज़ में। इसके साथ साथ और भी रीजंस है इस वॉर के, जैसे इसराइल ने पैलेस्टाइन की कई लैंड पे इलीगली कब्जे कर रखे हैं। इस इमेज में आप देख सकते हो कि इंडिपेंडेंस के बाद में कैसे धीरे धीरे इसराइल ने पैलेस्टाइन की लैंड पे इलीगली कब्जे कर लिए हैं। कई एग्रीमेंट्स और नेगोशिएशन के द्वारा इस हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश की गई है, जैसे 1993 से 1995 में ओस्लो अकॉर्ड्स, द कैंप डेविड समिट 2000 में, द रोड मैप फॉर पीस 2003 में और 2007 में एनापोलिस कॉन्फ्रेंस। ये सारे इनिशिएटिव्स किए गए थे इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकामयाब रही। करंटली इसराइल में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक गवर्नमेंट बॉडी जिसका वेस्ट बैंक में कंट्रोल है 1997 से, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत के हमास एक मिलिटेंट ग्रुप गाजा में रूल करता है 2007 से।
इस कारण से हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ हर बार नाकामयाब हो जाती है एक यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए और नई इलेक्शंस करवाने में। इसराइल ने 2007 से गाजा स्ट्राइप पे कंप्लीट ब्लॉकेज कर रखा है, यानी कि इसराइल गाजा स्ट्राइप में खाना, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़ सब कुछ कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि जो लोग गाजा में रहते हैं वो लोग गाजा से बाहर तक नहीं जा सकते, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है गाजा में। 2007 से गाजा स्ट्राइप में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिली है। इस कारण की वजह से काफ़ी बार हमास और इसराइल के बीच में क्लैशेस और वायलेंस देखने को मिली है, और इन वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट में दोनों ही साइड में बहुत सारी कैजुअलिटीज़ देखने को मिली हैं। इन सारे हमास द्वारा अटैक को रोकने के लिए इसराइल ने काफ़ी ऑपरेशंस किए, जैसे 2008 से लेकर 2009 में ऑपरेशन कास्टलैंड, ऑपरेशन ऑफ पिलर ऑफ डिफेंस 2012 में, 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, और जैसे 2021 में ऑपरेशन गार्जियन ऑफ द वॉल्स। ऐसे कई सारे ऑपरेशन इसराइल के द्वारा करे गए थे। इन सारे ऑपरेशंस में दोनों ही साइड में काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ देखने को मिली हैं। इतने सालों में रीजनल और इंटरनेशनल कंट्रीज़ के द्वारा पैलेस्टाइन और इसराइल के रिलेशन को रिवाइव करने के लिए काफ़ी कोशिशें करी गई, जैसे 2002 में अरब पीस इनिशिएटिव, जिसमें यह ऑफर किया गया था कि इसराइल से अरब कंट्रीज़ के द्वारा नॉर्मल रिलेशन मेंटेन करे जाएंगे, लेकिन बदले में इसराइल को उस लैंड से विड्रॉ करना पड़ेगा जिस लैंड पे इसराइल ने इलीगली पैलेस्टाइन की ज़मीन पे कब्जे कर रखे हैं। 2016 में द फ्रेंच इनिशिएटिव, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें 2 स्टेट थ्योरी को लागू करने की बात करी जाती है, लेकिन ये सारे इनिशिएटिव फेल हो जाते हैं। करंटली इस वॉर को चलते हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं और कई कैजुअलिटीज़ देखने को मिली हैं गाजा में। जैसे रिसेंटली गाजा में एक हॉस्पिटल जिसमें कई इंजर्ड नॉर्मल सिटीजन थे, उस हॉस्पिटल को इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें कई बेकसूर लोगों की जान चली गई। करंटली इसराइल ने गाजा में कंप्लीट ब्लॉकेज कर दिया है, यानी कि गाजा में अब कोई इलेक्ट्रिसिटी, खाना, पानी, मेडिकल फैसिलिटी सप्लाई नहीं करेगा इसराइल। इसकी वजह से कई हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण वेंटिलेटर्स और ज़रूरत की चीज़ें काम करना बंद कर चुकी हैं। इस वॉर से किसी भी कंट्री को किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं हुआ है। इस वॉर से सिर्फ एक चीज़ फैली है, वो है डिस्ट्रक्शन।